दोस्तों, हम वो नहीं जिस रूप में दुनिया हमें आज से पहले परिभाषित करती थी। कुछ वर्षों पहले भारत का पहचान गरीबी, भूखमरी, अंधविश्वास, अनपढ़ गंवारपन एवं कमजोर इच्छा शक्ति वाले बटे हुए सांप्रदायिक उन्माद वाले कट्टर धर्मांध देश के रूप में की जाती थी। पश्चिमी देश में हमारी पहचान सपेरों से ज़्यादा कुछ नहीं थी। जानते हैं ऐसा क्यों था? हमें इतनी गिरी हुई नज़रों से क्यों देखा जाता था? वो केवल इसलिए कि हमने अपना पहचान खो दिया था। हम अपनी सभ्यता संस्कृति के बजाय पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति को ज़्यादा महत्व देने लगे थे। हम मानने लगे थे कि पश्चिमी देश वाले हमसे ज़्यादा समझदार और सभ्य है। इसी हीन भावना के कारण, जो कि हमारे अंदर धीरे धीरे सैकड़ों वर्षों की गुलामी के दौरान डाली गई थी, हम अपनी पहचान भूल गए थे। दोस्तों, मैं प्रदीप झा, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको अपनी गौरवशाली अतीत से परिचित कराना चाहूँगा और बताऊँगा कि हमारी सभ्यता कितनी महान और उन्नत थी, जो बड़े ही गर्व की बात है। दोस्तों, हम भारतीयों को अपने गौरवशाली अतीत पर गर्व क्यों न हो। हमने हजारों वर्ष पहले ही उन सारे विधानों की नींव डाल दी जिसको आधुनिक समय में पश्चिमी देश अपनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं। चाहे राजनीति हो या विज्ञान, अर्थनीति हो या फिर समाज नीति, हर क्षेत्र में प्राचीन काल से ही भारत विश्व गुरु रहा है। जब तक हम इन बातों से बेखबर रहेंगे, हम अपनी महान सभ्यता संस्कृति को पहचान नहीं पाएंगे। हम कभी नहीं जान पाएंगे कि भारत ही विश्व के लोकतंत्र की जननी है। भारत में ही विश्व की अर्थव्यवस्था को निर्देशित व संचालित करने की क्षमता है। भारत ही आज उन्नत विज्ञान का आधार है और भारत ही सामाजिक समरसता और धर्मनिरपेक्षता का आधार स्तंभ है। हम यह भी नहीं जान पाएंगे कि विश्व पर्यावरण का सही अर्थों में संरक्षक भारत ही है। विश्व में प्रेम, भाईचारा और शांति का संदेशवाहक भी भारत ही है। भारतीय आयुर्वेद ही औषधियों यानी कि दवाइयों का मूल तत्व है। सैकड़ों वैज्ञानिक अनुसंधानों यानी साइंटिफिक रिसर्च का केंद्र बिंदु भी भारत ही है। शैल व जीव विज्ञान यानी कि मेडिकल साइंस का जन्मदाता भी भारत ही है। इतना ही नहीं, आज के उन्नत अंतरिक्ष विज्ञान का आधार भी हमें प्राचीन भारत में मिलता है, जो हजारों वर्षों से ज्योतिष शास्त्र के रूप में विश्व प्रसिद्ध रहा है। साहित्य और कला के क्षेत्र में तो भारत का कोई मुकाबला ही नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको गौरवशाली अतीत की श्रृंखला में भारतीय लोकतंत्र की गौरव गाथा का वर्णन सबूत समेत प्रस्तुत करूंगा और पश्चिमी देश जो अपने आप को लोकतंत्र का चैंपियन बताते हैं, उनको उनकी असली औकात बताऊंगा। सन 1947 में जब भारतीयों ने सैकड़ों वर्षों की गुलामी के जंजीर को तोड़कर आज़ादी की खुली हवा में सांस लेनी शुरू की, तो हमारे सामने हजारों चुनौतियों का पहाड़ सा उठ खड़ा हुआ। अशिक्षा, भूखमरी, बेरोजगारी और ऐसी न जाने कितनी समस्याएं सामने आ खड़ी हुई। सबसे पहले हमारे संविधान निर्माताओं ने अपने प्राचीन परंपरा को कायम रखते हुए भारत में लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था की, यानी कि ऐसा शासन व्यवस्था जिसमें आम जनता की सीधी भागीदारी हो, समानता और स्वतंत्रता जिसका आधार हो, और जहां जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा व लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था ही आज तक हमारे देश की शासन व्यवस्था का मुख्य आधार रहा है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे रगों में समाया हुआ है, हमारे खून में रचा बसा है। हजारों वर्ष पहले लिच्छवी और वैशाली जैसे गणराज्य इसके प्रमाण हैं। दोस्तों, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के महासभा को संबोधित करते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बात कही कि भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है। बस क्या था, यह सुनते ही पश्चिमी देशों में खलबली मच गई। यूरोपीय देशों फ्रांस, ब्रिटेन के अलावा अमेरिका यानी कि USA के भी पसीने छूटने लगे, क्योंकि वे अपने आप को लोकतंत्र का चैंपियन कहते थे। लेकिन अब उनको अपनी औकात समझ में आने लगी है। जिस समय उनका शायद अस्तित्व भी नहीं था, भारत में लोकतंत्र उससे पहले से यानी कि उससे कहीं पहले से फल फूल रहा है।
विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि उस समय दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं विद्यमान थी। पहला राजशाही, जिसमें राजा वंशानुगत नहीं यानी वंश पर आधारित नहीं था, बल्कि लोगों द्वारा चुना जाता था, लोगों द्वारा निर्वाचित होता था। और दूसरा गणतंत्र या गणराज्य, इसमें राजा या सम्राट के बजाय शक्ति का मुख्य केंद्र परिषद या सभा हुआ करती थी। सभा की सदस्यता जन्म पर नहीं बल्कि कर्म पर आधारित था, यानी कि जिस किसी ने जनमानस की भलाई के लिए विशेष या उत्कृष्ट कार्य किया उसी को सभा या समिति का सदस्य बनाया जाता था। नीति, सैन्य मामलों और सभी को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस करने के लिए विदथ का ऋग्वेद में 100 से अधिक बार उल्लेख किया गया है। इसके अलावा महाभारत के शांति पर्व के अध्याय 107 और 108 में भारत में गणराज्यों की विशेषताओं के बारे में विस्तार से लिखा गया है। इन सभा समिति की चर्चाओं में महिला पुरुष समान रूप से भाग लेते थे। बौद्ध साहित्यों, महायान तथा हीनयान में भी वैशाली और लिच्छवी जैसे अनेक गणराज्यों का व्यापक उल्लेख मिलता है। बौद्ध और जैन साहित्यों में तात्कालिक 16 महाजनपदों का भी उल्लेख मिलता है जहां गणतांत्रिक व्यवस्था कायम थी। पाणिनि के अष्टाध्यायी और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी शासन के लोकतांत्रिक स्वरूप का विस्तार से वर्णन किया गया है। दरअसल हमारी प्राचीन साहित्यों में वर्णित प्रणाली का नकल कर इन पश्चिमी देशों ने लोकतंत्र का नया सिद्धांत प्रतिपादित किया और अपने आप को महान लोकतांत्रिक देश घोषित किया, जबकि हमें गुलामी के दौर में अपने ही प्राचीन व्यवस्थाओं से दूर रखा गया। लेकिन मौका मिलते ही हमने दुनिया को फिर से बता दिया कि भारत न केवल विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि सबसे प्राचीन लोकतंत्र भी भारत ही है। इसलिए तो हमें भारतीय और सनातनी भारतीय परंपरा पर गर्व है। जय हिंद। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपने सुझाव अवश्य दें। इसी कड़ी में अगला वीडियो जल्द ही आपके समक्ष प्रस्तुत होगा, अतः चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।